हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का 5th नोट्स। जिसमें हम पिछले नोट्स में साइटोकाइनिन के प्रिकर्सर तक पढ़ चुके थे कि साइटोकाइनिन अमीनोप्यूरिन का डेरिवेटिव है। अमीनोप्यूरिन एक नाइट्रोजनस बेस है, या फिर अमीनोप्यूरिन जो है टीआरएनएस प्राप्त होता है, टीआरएनएस अमीनोप्यूरिन प्राप्त होता है और अमीनोप्यूरिन से साइटोकाइनिन प्राप्त होता है। अब आगे हम बात करें बायो एस्से ऑफ साइटोकाइनिन। बायो एस्से क्या होता है? आपको पता है कि एक बायो से एक प्रोसेस है जिसमें हम टेस्ट करते हैं कि जो भी हार्मोन्स है वो पर्टिकुलर प्लांट के किस पर्टिकुलर पार्ट पे काम करता है और कितने कॉन्सेंट्रेशन में काम करता है। तो हमें साइटोकाइनिन के दो बायो एस्से के बारे में पढ़ना है, मतलब दो बायो एस्से के बारे में पढ़ना है। पहला बायो एस्से क्या है कि डिले इन लीफ सेनेसेंस, और दूसरा टोबैको पीथ कल्चर बायो एस्से। डिले इन लीफ सेनेसेंस में क्या पढ़ना है कि जो लीफ का सेनेसेंस यानी कि जो लीफ मुरझा के गिर जाता है उसमें डिले करता है। मतलब जो मान लीजिए एक प्लांट या फिर प्लांट का जो लीफ या फ्लावर तोड़ के लाए, फिर तोड़ के ला के उस पर हम साइटोकाइनिन स्प्रे कर दिए। स्प्रे करने के बाद बहुत दिनों तक वो मुरझाता नहीं, यानी कि उसमें जो सेनेसेंस होना था वो डिले हो गया। किसके कारण डिले हो गया? तो साइटोकाइनिन के कारण। अगर हम दूसरे पत्ती पे अगर साइटोकाइनिन न डालें तो वो 2-3-4 दिन में मुरझा के बिल्कुल सूख जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। और इस डिले इन लीफ सेनेसेंस की प्रॉपर्टी को रिचमोंड लॉन्ग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे रिचमोंड साइंटिस्ट दिए थे। डिले इन लीफ सेनेसेंस। दूसरी बायो एस्से क्या है? टोबैको पीथ कल्चर बायो एस्से। साइटोकाइनिन एलॉन्ग विथ ऑक्सिन प्रमोट सेल डिवीजन, जो कि पीछे आप पढ़ चुके हैं कि एक क्या है कि टोबैको का प्लांट का स्टेम है। स्टेम का जो पीथ है, पीथ एक पेरेन्काइमा सेल होता है जिसमें से पीथ निकाल के अगर हम उसमें कल्चर मीडियम में रख दें और कल्चर मीडियम में ऑक्सिन डाल दें, ऑक्सिन के साथ कोई भी एक कोकोनट वाटर या फिर कोई एक एक्सट्रैक्ट, कौन सा एक्सट्रैक्ट डालेंगे, ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर कैम्बियम एक्सट्रैक्ट डालें तो वह सेल डिवीजन शो करता है या सेल डिवीजन प्रमोट करता है। तो हो गया टोबैको पीथ कल्चर बायो एस्से। अब रोल की बात कर लेते हैं, साइटोकाइनिन का रोल। तो सबसे पहले हम साइटोकाइनिन के जो भी 6 रोल हैं उसको पढ़ लेते हैं, फिर एक एक को देख लेंगे एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट रोल जो है, साइटोकाइनिन प्रमोट फार्मेशन ऑफ न्यू लीफ। साइटोकाइनिन नया नया लीफ बनाता है। आपको पता है जब सेल डिवीजन करा रहा है तो नए नए लीफ बनेंगे। दूसरा, साइटोकाइनिन प्रमोट डिवीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। साइटोकाइनिन क्लोरोप्लास्ट के डिवीजन को भी प्रमोट करता है। आपको पता है कि हमारे पूरे सेल में, यानी कि एक सेल में 2 ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। एक क्लोरोप्लास्ट, एक माइटोकॉन्ड्रिया है। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अपने आप डिवाइड हो सकते हैं, तो इनके डिवीजन को भी प्रमोट करता है। और इनका डिवीजन फ्यूजन के द्वारा होता है, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो। ठीक। थर्ड रोल की बात करते हैं, इट प्रमोट लेटरल ब्रांचेज ग्रोथ। ये जो लेटरल ब्रांचेज के ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑक्सिन में हम देखे थे कि ये लेटरल ब्रांचेज के ग्रोथ को सप्रेस करता है और एपिकल जो पार्ट्स होते हैं उसके मतलब उसके ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो यह लेटरल ब्रांचेज के ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक। फोर्थ रोल क्या है? इट्स ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। ऑक्सिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? जो भी एपिकल मीन्स टिप वाले ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं पौधे के, उसमें ग्रोथ कराता है केवल ऑक्सिन। तो वो होता है एपिकल डोमिनेंस। केवल एपिकल का ही ग्रोथ हो वो एपिकल डोमिनेंस हो गया, और उसको प्रमोट करता है ऑक्सिन और उसको ओवरकम करता है साइटोकाइनिन। फिफ्थ रोल क्या है? इट्स प्रमोट एडवेंटेशियस सूट फॉर्मेशन। ये एडवेंटेशियस सूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ऑक्सिन क्या करता था? एडवेंटेशियस रूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करता था। ये एडवेंटेशियस सूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। एडवेंटेशियस सूट आपको पता ही है, जैसे एक सीड है, सीड में से ऊपर प्लूम्यूल बनता है और नीचे रेडिकल बनता है। जो रेडिकल होता है उससे रूट डेवलप होता है और जो प्लूम्यूल बनता है उससे सूट डेवलपमेंट होते हैं। जैसे ब्रायोफिलम का एक लीफ है तो उस लीफ में जो कटिंग होता है उससे एडवेंटिशियस सूट बन जाते हैं। जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनके बड होते हैं नीचे जड़ों में, रूट में, और उससे कुछ प्लांट बन जाते हैं। या फिर कल्चर मीडियम में भी हम एडवेंटिशियस सूट बनाते हैं। जैसे कैलस है, कैलस
कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है जिसमें हम डिफरेंशिएशन करा के उसमें सूट, लीफ या कुछ भी डेवलप कर सकते हैं। नॉर्मल सूट फॉर्म है प्लूरल बट इट इज डेवलप अदर देन प्लूरल, इट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस सूट, आपको पता है। 6 रोल क्या है, 6 और लास्ट रोल इसका, इट प्रिवेंट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, डिले इन लीफ सेनेसेंस। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले समझिए कि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होता क्यों है। जो नीचे के लीफ होते हैं, जो ओल्ड हो गए होते हैं, वह मुरझा के मतलब गिरने वाले होते हैं, तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको वहाँ से निकाल के ऊपर जो यंग लीफ हैं उनमें भेज दिया जाता है, जिससे वो लीफ और कमज़ोर हो जाते हैं और पौधे से टूट के गिर जाते हैं, उनका सेनेसेंस हो जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन है उसको ये ओवरकम करता है, जिससे जो ओल्ड लीफ है उसमें भी न्यूट्रिएंट रहते हैं और वो कुछ दिन और उस प्लांट में रह सकता है। तो यही है बस। एक्स्ट्रा रोल की बात करेंगे, साइटोकाइनिन के कुछ एक्स्ट्रा रोल भी पढ़ना है क्या, तो एक्स्ट्रा रोल कुछ नहीं पढ़ना है, बस टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान ले लीजिए, काम आएगा एग्जाम में। तो टिश्यू कल्चर के बारे में ज्ञान क्या लेना है कि जो एक प्लांट है, प्लांट के टिप पे डिवाइडिंग सेल होते हैं, आपको पता है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट रहेगा, जिसमें न्यूट्रिएंट में मिनरल और शुगर रहेंगे, साथ ही साथ ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन बोथ रहेंगे और दोनों सेम अमाउंट में रहेंगे। उनको 3 to 4 वीक्स डार्कनेस में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे, तो कैलस का निर्माण होगा। और कैलस क्या होता है, आपको पता है कि मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। अब कुछ दिन बाद इस कैलस में क्या करेंगे, हम साइटोकाइनिन का लेवल हाई कर देंगे, साइटोकाइनिन का लेवल हाई हो जाएगा, जिससे एडवेंटिशियस सूट डेवलप हो जाएगा। आपको पता है साइटोकाइनिन क्या करता है, एडवेंटिशियस सूट को डेवलप करता है। तो कैलस से एडवेंटिशियस सूट डेवलप हो जाएंगे साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ाने पे। फिर अगर हम ऑक्सीन का लेवल बढ़ाएं तो ऑक्सीन क्या करता है, एडवेंटिशियस रूट डेवलप कराता है, तो इसमें एडवेंटिशियस रूट आ जाएंगे। ठीक, ये थी कहानी साइटोकाइनिन की, और यहाँ पे साइटोकाइनिन की कहानी ख़त्म होती है। अब आगे कहानी शुरू हो रही है एथिलीन की। एथिलीन आपको पता है एक गैसियस हार्मोन्स है, और इसमें भी हम वही करेंगे, डिस्कवरी है, बायो एस्से है, प्रिकर्सर है, एग्जाम्पल है, वही सब पढ़ना है। तो डिस्कवरी की बात कर लें सबसे पहले, तो डिस्कवरी में एक साइंटिस्ट आए कायोसिन्स क्या किए, कहानी सुनिए सबसे पहले। जो जापान में जो सड़कें थे, सड़कों पे जो पहले लैंप लगे होते थे वो लैंप कैरोसिन लैंप होते थे, यानी कि वो कैरोसिन से जलते थे, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, और उससे गैस रिलीज होता था। गैस से क्या होता था कि उसके आसपास जो भी प्लांट होते थे उनके लीफ में अपसेशन होने लगता था। अपसेशन मतलब टूट के गिरने लगते थे। तो कौशिन साहब है वो देखे और वो क्या किए, वो बोले कि सम वोलेटाइल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम रैपिड और ऑरेंज विच प्रमोट रैपिनिंग इन बनाना, यानी कि जो रैपिंग ऑरेंज है, पका हुआ ऑरेंज है, वो कोई गैस छोड़ रहा है, ठीक, और उस गैस से बनाना पक रहा है, यानी कि बनाना की जो पकने की प्रक्रिया है वो प्रमोट हो रही है, वो थोड़ी फास्ट हो रही है। तो यह करके चले गए। फिर इसका बायोएस्से देख लेते हैं, एथिलीन गैस का, एथिलीन गैस या एथिलीन गैसेस हार्मोन्स का बायोएस्से। इसका बायोएस्से है ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएस्से। ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएस्से क्या होता है, एक सीड है, सीड में प्लूम्यूल बनता है, प्लूम्यूल पे अगर हम एथिलीन अप्लाई कर दें तो ये 3 तरह की मतलब वैरायटी शो करेगा। पहला, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो जाएगा, उस प्लूम्यूल का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो जाएगा। दूसरा, उस प्लूम्यूल का एपिकल हुक बन जाएगा। तीसरा, उस प्लूम्यूल का ब्रॉडिंग ऑफ एक्सिस, यानी कि उसके एक्सिस ब्रॉड हो जाएंगे, ब्रॉडिंग ऑफ एक्सिस हो जाएगा। When we apply ethylene on growing shoot from seed, we can observe 3 change। पहला हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, दूसरा एपिकल हुक, तीसरा ब्रॉडिंग ऑफ एक्सिस। अब लिस्ट ऑफ बायोएस्से, जितने भी हम बायोएस्से पढ़ चुके हैं, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे साइटोकाइनिन का हो, चाहे एथिलीन का हो, चाहे जिब्रेलिक एसिड का हो, चारों का हम एक जगह लिख के उसको देख लेते हैं। और ABA एब्सिसिक एसिड का कोई भी बायोएस्से नहीं होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में हम 2 बायोएस्से पढ़े थे। पहला अबेना कल्योप्टाइल कल्वल्चर टेस्ट, दूसरा क्रॉस रूट इनहिबिशन टेस्ट। जिब्रेलिक एसिड में भी हम 2 बायोएस्से पढ़े थे। पहला बॉर्बेली एंडोस्पर्म बायोएस्से, दूसरा ओवरकम ऑफ जेनेटिक डॉर्फिज्म। साइटोकाइनिन के भी 2 बायोएस्से पढ़े हैं। पहला डिले इन लीफ सेनेसेंस, दूसरा टोबैको पिथ कल्चर बायोएस्से। एथिलीन गैस में केवल एक ही बायोएस्से पढ़ना है, ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएस्से। और जो
लास्ट एंजाइम है अपना 5वां ABA एब्सिसिक एसिड, उसमें उसका कोई बायो एस्से नहीं है, तो उसमें कुछ पढ़ना नहीं है। बड़ी खुशी हो रही है कि इसका बायो एस्से नहीं पढ़ना है। चलिए अब प्रिकर्सर देख लेते हैं। किसका प्रिकर्सर देख रहे हैं हम? एथिलीन गैसियस हार्मोन्स का। एथिलीन गैसियस हार्मोन्स का जो प्रिकर्सर होता है वो मेथायोनिन एमिनो एसिड होता है। और इसका साइट ऑफ सिंथेसिस क्या होता है कि प्लांट के वो पार्ट्स जो अंडर गोइंग अपसेशन, जो एकदम बूढ़े हो चुके हैं और अपसेशन के करीब जा रहे हैं, उसमें पाया जाता है, चाहे वो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे फ्रूट हो। और एक अधिकतम कहाँ पाए जाएंगे? रैपिड फ्रूट में। जो ओल्ड फ्रूट हो चुके हैं उसमें ज़्यादा एथिलीन पाए जाएंगे, और जो यंग फ्रूट है उसमें कम एथिलीन पाए जाएंगे। अब टाइप ऑफ एथिलीन की बात करें तो एथिलीन गैसियस फॉर्म में होता है, पता है, और एक्वस फॉर्म में एक एथिलीन होता है जिसे एथेफोन कहते हैं। अब रोल ऑफ एथिलीन से पहले टाइप ऑफ फ्रूट राइपनिंग पढ़ना है हमें। टाइप ऑफ फ्रूट राइपनिंग में एक क्लाइमेटिक राइपनिंग होता है, एक नॉन क्लाइमेटिक राइपनिंग होता है। क्लाइमेटिक राइपनिंग में क्या होता है कि राइपनिंग के दौरान रेस्पिरेशन रेट बहुत हाई हो जाता है फ्रूट का रेस्पिरेशन रेट बहुत हाई हो जाता है क्लाइमेटिक राइपनिंग में, जिसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि एक हम फ्रूट लें, मैंगो एक क्लाइमेटिक फ्रूट है जिसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहला, कैरोटीनॉइड अमाउंट बढ़ जाएगा जिससे कलर चेंज हो जाएगा, क्या कहते हैं, ग्रीन से हल्का रेड हो जाएगा, और एसिड जो है उसमें वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाएगा, मिडिल लेमेला डिजॉल्व हो जाएगा ताकि फ्रूट सॉफ्ट हो जाए। नॉन क्लाइमेटिक रेपनिंग देख लेते हैं, तो इसमें रेस्पिरेशन रेट नहीं बढ़ता है, इसमें थिनिंग ऑफ फ्रूट वाल, यानी कि फ्रूट वाल जो है पतला हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटरमेलन का जो फ्रूट होता है वो जब कच्चा है तो उसमें देखेंगे फ्रूट वाल बहुत ही थिक होता है, और जैसे जैसे पकता है, जैसे जैसे उसमें राइपनिंग होती है, उसका फ्रूट वाल थिन होता चला जाता है। ठीक, एथिलीन गैसियस हार्मोन्स का रोल पढ़ लेते हैं। इसका BMS 7 रोल पढ़ना है। पहला रोल, इट्स प्रमोट फ्रूट राइपनिंग इन क्लाइमेटिक फ्रूट, जिसमें रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, आप समझ चुके हैं। सेकेंड रोल क्या है? इट्स प्रमोट अपसेशन ऑफ लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर, ये भी आप समझ चुके हैं कि फ्रूट और फ्लावर का अपसेशन को प्रमोट करता है। थर्ड रोल इसका क्या है? इट्स प्रमोट ग्रोथ ऑफ रूट एंड रूट हेयर, यह रूट के ग्रोथ और रूट हेयर के ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑक्जिन क्या करता था? ऑक्जिन न्यू प्लांट, यानी कि ऑक्जिन नया जो प्लांट है उसमें, मतलब एक स्टेम कटिंग है, स्टेम कटिंग में एडवेंटिशियस रूट बनाता था जिससे एक नया प्लांट बनता था। और एथिलीन क्या करेगा? एथिलीन जो पहले से प्लांट है उसका जो रूट है उसके ग्रोथ को इंक्रीज करेगा या प्रमोट करेगा, और उसमें रूट हेयर फॉर्म करेगा, जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से उसका वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। इसका फोर्थ रोल क्या है? इट्स इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटरनोड एंड पेटियोल इन राइस प्लांट एंड बेरिंग इट्स एबव वाटर। आपको पता है उसमें जिब्रेलिक एसिड क्या करता था कि शुगर केन में जो इंटरनोड था उसके लेंथ को इंक्रीज करता था, लेकिन जितने भी इंटरनोड थे सभी इंटरनोड के ग्रोथ को या लेंथ को इंक्रीज करता था। लेकिन 1 मिनट देंगे हमें। लेकिन जो इथाइनिल गैसियस हार्मोन्स है, यह क्या करेगा? यह जो राइस प्लांट होता है, राइस प्लांट का सबसे नीचे वाला इंटरनोड, जो कि बारिश के दिनों में, यानी कि जब खेतों में पानी लग जाता है तो सबसे नीचे वाला इंटरनोड बिल्कुल पानी में डूब जाता है, तो उस इंटरनोड की ग्रोथ करा देगा जिससे कि लीफ उसका ऊपर आ जाए। बस इतना काम करता है। इथाइलिन लेवल इंक्रीज होगा तो इसको हम सब मेर्जेड प्लांट पार्ट कहते हैं, सब मेर्जेड प्लांट पार्ट, जो कि वाटर में पूरा डूबा रहता है। फिफ्थ रोल क्या है इसका? फिफ्थ रोल, इट्स ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी एंड बड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी किस में करता है? पीनट में। और बड डॉर्मेंसी को ब्रेक किस में करता है? पोटैटो ट्यूबर में। अब सीड डॉर्मेंसी और बड डॉर्मेंसी भी देख लेते हैं, जो कि इसका फिफ्थ रोल है। किसका फिफ्थ रोल है? इथिलीन गैसियस हार्मोन्स का। तो एक बॉर्ले सीड है, बॉर्ले सीड में जिब्रेलिक एसिड डालेंगे तो स्टार्च बनेगा, फिर माल्टेज बनेगा, फिर ग्लूकोज बनेगा, जो कि
सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है बॉडी के। ये कौन करता है? जीए करता है, जिबरेलिक एसिड। डोरमेंसी मतलब सीधा समझिए स्टेबिलिटी यानी कि बाध्यता, जो बाध्यता है उसको ब्रेक करता है। और अगला क्वेश्चन क्या बना है कि बीच हार्मोन्स ब्रेक सीड डोरमेंसी इन कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू दी माल्टेज टू जिबरेलिक एसिड। अगर क्वेश्चन बना है बीच हार्मोन्स ब्रेक सीड डोरमेंसी इन पेनट, पेनट में कौन सी डोरमेंसी को ब्रेक करता है, तो उसे उसमें इथाइलिन आएगा। और अगर पोटैटो ट्यूबर में सीड डोरमेंसी, पोटैटो ट्यूबर में बड डोरमेंसी को कौन ब्रेक करता है, तो उसमें भी इथाइलिन आएगा। एक बार फिर से सुने, क्या सुने? बार्ले सीड में सीड डोरमेंसी को कौन ब्रेक करता है? जिबरेलिक एसिड। पेनट सीड में सीड डोरमेंसी को कौन ब्रेक करता है? इथाइलिन। और पोटैटो ट्यूबर के बड में बड डोरमेंसी को कौन ब्रेक करता है? इथाइलिन। अब एक सिक्स जो रोल है वो देख लेते हैं। इट्स प्रमोट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल में क्या करता है? जैसे एक पाइनएप्पल का प्लांट है, पाइनएप्पल के प्लांट में अगर इथाइलिन और ऑक्सीजन दोनों डालेंगे तो फ्लावरिंग होगा, और फ्लावरिंग के बाद केवल इथाइलिन रहेगा तो फ्रूट बनेगा। ठीक, अब इथियोफॉन देख लेते हैं। इथियोफॉन क्या है? एक्वस फॉर्म ऑफ इथाइलिन है। इसका फीचर क्या होता है? यह रेडली एब्जॉर्ब इन रेडली एब्जॉर्ब बाय रूट, यह रूट के द्वारा बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। स्लो डिफ्यूजन टू फॉर्म एथाइलिन, यह एब्जॉर्ब होकर अंदर जाता है और बहुत ही स्लो डिफ्यूजन होता है, धीरे धीरे एथाइलिन गैस बनाता है जो कि पौधों में काम करता है। इसका रोल क्या है? प्रमोट फ्रूट राइपनिंग इन एप्पल एंड टोमेटो, जो कि एप्पल और टोमेटो क्या है? क्लाइमेटिक फ्रूट हैं। सेकेंड रोल क्या है? प्रमोट फ्रूट राइपनिंग इन चेरी, वॉलनट एंड कॉटन। चेरी, वॉलनट एंड कॉटन क्या है? थिनिंग ऑफ ऑल फ्रूट हैं, यानी कि नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट हैं। और इट्स प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, या कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। यह सब रोल किसका है? इथियोफॉन का। इथियोफॉन क्या है? एक्वस फॉर्म ऑफ इथाइलिन है। अब लास्ट हार्मोन्स पढ़ लेते हैं। एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। इसका डिस्कवरी 1960 यानी कि 1960 के मिड में हुआ था, जिस समय 3 केमिकल डिस्कवर किए थे सेपरेटली। अलग अलग कंट्री ने 3 केमिकल को डिस्कवर किया। पहला डॉर्मिन था, दूसरा इनहिबिटर भी था, तीसरा ऑब्सेशन सेकेंड था। ये तीनों 3 देश में 3 कंट्री में डिस्कवर किया गया। बाद में पता चला कि ये तीनों 3 केमिकल नहीं बल्कि तीनों एक ही केमिकल हैं, जिनके अलग अलग देश में डिस्कवर होने का अलग अलग नाम पड़ गया। ठीक, इसका कोई बायोएक्टिव नहीं है। साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करें तो इनसाइड गॉड सेल ऑफ स्टोमेटा एंड लीफ और सीड में पाया जाता है। प्रिकर्सर की बात करें तो कैरोटेनाइड के डेरिवेटिव हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अब्सिसिक एसिड। रोल ऑफ अब्सिसिक एसिड की बात कर लेते हैं। अब्सिसिक एसिड के रोल क्या हैं? तो पहला रोल सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका रोल होता क्या है। तो इट जनरल इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, प्लांट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। लेकिन फिर भी इसके बेनिफिट हैं, क्योंकि स्टीरियस कंडीशन में प्लांट कैन ओवरकम स्टीरियस कंडीशन, जिससे कि प्लांट स्टीरियस कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए उनको इनहिबिट करना जरूरी है। इसके पहले रोल की बात करते हैं तो इट्स कंट्रोल सीड डेवलपमेंट, जर्मिनेशन एंड डोरमेंसी। ये सीड डेवलपमेंट, जर्मिनेशन और डोरमेंसी को कंट्रोल करता है। ये भी प्रिवेंट सीड जर्मिनेशन, प्रमोट सीड डोरमेंसी। मतलब मान लीजिए कि सीड हैं और सीड कहीं रखे हुए हैं, वहाँ पे मतलब अच्छा कंडीशन नहीं है, फिर भी अगर सीड जर्मिनेट हो जाए तो क्या होगा? प्लांट नहीं अच्छे बनेंगे और सीड के जर्मिनेशन का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो वहाँ पे सीड का जर्मिनेट न करना ही बेनिफिशियल है। सेकेंड बात कर लें, सेकेंड रोल ऑफ अब्सिसिक एसिड की, तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में इसके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। थर्ड रोल क्या है? इट्स प्रमोट अब्सेशन ऑफ लीफ, या लीफ के अब्सेशन को प्रमोट करता है। अब एक नोट है उसको देख लें। ABB एक्ट एंटागोनिस्ट टू जिबरेलिक एसिड फॉर सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी के लिए ABA जिबरेलिक एसिड के अगेंस्ट काम करता है। मतलब ABA क्या करता है? प्रमोट करता है सीड डोरमेंसी, और जिबरेलिक एसिड क्या करता है? ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी
यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।